हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है डीडब्ल्यूसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात करें यहाँ पे सीटेट और उसके साथ में अदर स्टेट टीटीज की, विच इज़ क्रूशियल फॉर एग्जाम्स। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास की, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए, फॉरेन क्वेश्चंस तक तो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर ही लिया था। नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे 15 से। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कहता है क्या कि भाई बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य जो है, शारीरिक विकास एक जो है वो महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये क्या कथन जो है वो कैसा है, सही है, गलत है या क्या है? सही है, क्योंकि विकास क्रम में जो है शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पे आता है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। या फिर गलत हो सकता है, क्योंकि विकास जो है वो नितांत व्यक्तिगत मामला होता है। तो देखिए, जहाँ तक हम बात करते हैं किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास की, तो संपूर्ण विकास में शारीरिक विकास जो है वो अन्य पक्षों के साथ जो है वो मिलता है, यानी कि अंतर संबंधित होता है। और बच्चों के द्वारा जो भी यहाँ पे उनका शारीरिक विकास ही अगर नहीं होगा तो बाकी सारी चीज़ें कैसे होंगी, बौद्धिक विकास कैसे होगा? सबसे पहले क्या मेन होता है, शारीरिक विकास, ठीक है, जो कि बाकी सारी क्रियाओं के साथ जो है वो अंतर संबंधित है, यानी कि को रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है सही है, ये कि शारीरिक विकास जो है एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है किसी भी बच्चे के उचित विकास के लिए। और ये जो है वो शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ जो है वो को रिलेट करता है, अंतर संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि इरफान जो है वो खिलौनों को तोड़ता है और उनके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। तो आप क्या करेंगे? भाई उसे जिज्ञासु स्वभाव को जो है प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा को जो है सही दिशा में संचारित करेंगे, या फिर उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, या फिर इरफान को खिलौने से कभी खेलने ही नहीं देंगे, या फिर उस पर जो है हमेशा हम नज़र रखेंगे। तो देखिए, नज़र नहीं रखना है, नज़र नहीं लगाना है, खिलौनों से जो है वो उनको खेलने नहीं देना, ऐसा तो करना ही नहीं है। भाई बच्चा है, किससे खेलेगा? तो उनकी जो जिज्ञासु स्वभाव है, जो क्यूरियोसिटी उसके अंदर डेवलप हो रही है, उसको हम मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, और उसकी ऊर्जा को, जो उसकी एनर्जी है, उसको हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। यानी कि आपका पहला ही उत्तर यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भाई बच्चे के जो विकास है इसके सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है किस रूप में? शिक्षार्थियों को कि क्या पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या फिर शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो देखिए, बात करते हैं यहाँ पे बच्चों के विकास के सिद्धांत को अगर समझना है शिक्षक के लिए, तो ये जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज हो जाती है। और इसके माध्यम से शिक्षक जो है बच्चों की रुचि हो गई, उनके व्यवहार हो गए, संवेग हो गए, उनके जो वो सही दिशा में जो है वो उसे निर्देशित बच्चे के वो कर सकते हैं। और इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के जो है वो अपनी शिक्षण शैलियों का जो है निर्माण भी करता है टीचर। तो उन्हें जो है एक प्रभाविक रूप से जो है वो संचालित कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सही आंसर की ना, तो जो बच्चे के विकास को, सिद्धांतों को समझना शिक्षक की जो सहायता करता है, इसमें यह है शिक्षार्थियों की जो भिन्न भिन्न अधिगम शैलियाँ हैं इसको प्रभावी रूप में संबोधित करने में इनको जो है वो यूजफुल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई प्रत्येक जो शिक्षार्थी है वो स्वयं में विशिष्ट है। एवरीवन इज यूनिक, वी आर नोइंग इट, है ना? तो इसका अर्थ क्या है? तो ये जो है वो शिक्षार्थियों के लिए एक सामान्य पाठ्यचर्या जो है वो संभव नहीं है, या फिर एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना संभव है, या फिर कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, या फिर शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है, न ही उनके लक्ष्य जो है वो समान होते हैं। देखिए, ये हम कह सकते हैं भाई कि जो प्रत्येक शिक्षार्थी है वो स्वयं में ही विशिष्ट है, क्योंकि भाई सब जो है वो अपने आप में यूनिक है, विशिष्ट है। तो इसका आशय होता क्या? देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी किसी न किसी विषय में, किसी न किसी चीज़ में, किसी न किसी स्किल में जो है वो योग्य होगा। यानी कि कोई भी दो शिक्षार्थी जो है वो अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान तो नहीं हो सकते। कोई भी एक जो है वो 19-20 हो सकता है। ये बोलोगे भाई ये भी बच्चा जो है वो सेम टू सेम कॉम्पिटेंट है और ये वाला भी कॉम्पिटेंट है, तो हाँ, दोनों कॉम्पिटेंट है, लेकिन कोई ना कोई उसमें हो सकता है कि कोई एक ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो, कोई कम हो, या हो सकता है कोई दोनों भी अगर एवरेज है तो उसमें भी आप कह सकते हैं कि भाई डिफ्रेंशिएट हो सकता है। डॉट टू डॉट किसी के हम बौद्धिक एस्पेक्ट्स को हम नहीं जज कर सकते हैं कि बच्चा ये वाला जो है वो, ये इसकी बुद्धि जो है 10% तक ही चलती है, इसकी जो है वो 10% तक ही चलती है, ऐसा नहीं हो सकता।
जो है वो 19-20 का उसमें जो है वो डिफरेंस होता है। और इसीलिए यहाँ आपको जो सही उत्तर हो जाएगा, कोई भी दो शिक्षार्थी जो अपनी योग्यताएं, रुचियाँ और उनकी प्रतिभाएं एक समान तो नहीं हो सकती हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत तो 19-20 तो हो ही जाती है भाई। इनफैक्ट अगर आपको बढ़िया एग्जाम्पल तो ट्विंस जो होते हैं ना, उनकी हैबिट्स देखो चेंज होती है, अलग अलग होती है, होते तो ट्विंस है लेकिन उनकी जो हैबिट्स चेंज होती हैं, टेस्ट चेंज होता है, तो ऐसे ही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पुरुषों की जो है पुरुष जो है वो स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन क्या है भाई, मतलब क्या कह दिया है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर सही है या फिर सही हो सकता है। इसको तो मुझे लगता है कि आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना चाहिए। चलिए मेरे हिसाब से तो आपको बता ही देती हूँ एग्जैक्टली इसका जो आंसर है, पुरुष जो है वो स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये जो कथन है भाई, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को भी पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है कि भाई कोई भाई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, कोई कम है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। देखिए, तो चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है भाई, क्रिस्टीना जो है वो अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है, यानी कि फील्ड ट्रिप पे ले जाना चाहती है। तो उसे वापस आने के लिए विद्यार्थियों के साथ भ्रमण चर्चा करती है। तो ये जो है वो किस ओर संकेतित करता है इनको? आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन या फिर सीखने के लिए आकलन। ये जो आप के देख रहे हैं ना, के का, ये जो है ना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है इनके मीनिंग में, ठीक है। यहाँ पे जो है शिक्षार्थी जो मतलब क्रिस्टीना है, वो एक टीचर है और ये जो है वो फील्ड ट्रिप पे अपने बच्चे को ले जाती है और वहाँ से विद्यार्थियों को फील्ड ट्रिप से जो है वो लेके आती है, तो वहाँ पे चर्चा करती है। तो चर्चा जो है वो किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो ये हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार की जो शिक्षार्थी है, इनको जो है वो प्रायोगिक और व्यवहारिक ज्ञान देकर उसके बाद जो है उस विषय पर अगर हम चर्चा करते हैं तो ये देखा जाता है कि भाई शिक्षार्थी कितना सीखा है, उसके सीखने में क्या क्या त्रुटियाँ हो गई हैं या फिर उससे कितना आता है, ये जजमेंट जो है इसका हम पता लगाते हैं और उसमें मतलब पुनः सुधार करने का भी प्रयास हम कर पाते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये सीखने का आकलन है, ठीक है। हम जो सीख के आए हैं उसका आकलन हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है, लर्निंग फॉर असेसमेंट हो रहा है, ठीक है। लर्निंग ऑफ असेसमेंट यहाँ पे हो रहा है और सीखने का आकलन जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं। तो ये जो है ये क्या कर रही है, ये जो है वो सीखने का आकलन, एग्जैक्टली बच्चों ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, उसको जो है वो असेस कर रही हैं, जज कर रही हैं, उसको जो है वो माप रही हैं या कह सकते हैं उसका आकलन कर रही हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है यहाँ पे, मानव विकास जो है वो कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। जी बिल्कुल सही कहा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता या फिर अनुक्रमिकता। तो देखिए यहाँ पे जो अगर हम सही उत्तर की बात करें तो प्रतिवर्ती जो है, ये प्रतिवर्ती जो है ना, ये तो मतलब बोलते हैं ना फर्स्ट टाइम ऐसे सुना है। तो ये मानव विकास का सिद्धांत तो नहीं है, लेकिन प्रतिवर्ती जो है इस शब्द का मीनिंग होता है कि भाई पुनः से प्रारंभ करना, है ना, स्टार्टिंग से, फिर से बिगिनिंग से स्टार्ट करना। इसका मीनिंग, प्रतिवर्ती का मीनिंग होता है बिगिनिंग से स्टार्ट करना, यानी कि पुनः प्रारंभ करना। और मानव विकास का एक बार जो परिपक्वता वो प्राप्त कर लेता है तो वो पुनः तो नहीं हो सकता है ना। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि भाई चाइल्ड एज से वो किशोरावस्था में पहुंचा है, अब फिर से वो चाइल्ड एज में चला जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। वो अब मैच्योर हो चुका है, तो उसकी जो बुद्धि है वो मैच्योरिटी के हिसाब से चलेगी। ये तो नहीं कि वो बच्चे जैसा बिहेव करेगा, सिंपल सी चीज़ है। प्रतिवर्ती मतलब होता है बिगनिंग से स्टार्ट करना, और ये जो है ये मानव विकास का सिद्धांत जो है बिल्कुल भी नहीं आता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जो बिल्कुल निरंतरता का सिद्धांत ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। अनुक्रमकता का भी सिद्धांत ये जो हमने पढ़ा है, लेकिन ये जो है ये नहीं होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है इस क्वेश्चन के हिसाब से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निःशक्त बच्चों के लिए भाई कौन सा समेकित शिक्षा की केंद्रीय परियोजना जो है वो परियोजित योजना का उद्देश्य है? डैश में निःशक्त बच्चों के शैक्षिक अवसर जो है वो उपलब्ध कराना। क्वेश्चन एक बार हम फिर से रीड करते हैं। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो ये किस लिए है? ये क्या मुक्त विद्यालयों के लिए है, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों के लिए है, नियमित विद्यालयों के लिए या फिर विशेष विद्यालयों के लिए, रेगुलर स्कूल्स के लिए या फिर जो है अपना जनरल जो है स्कूल्स के लिए होता है, विशेष स्कूल के लिए कह सकते हैं, स्पेसिफिक स्कूलों के लिए अपना। तो यहाँ पे देखिए निःशक्त बच्चों के लिए जो है वो समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित जो योजना है इसका उद्देश्य होता है कि भाई निःशक्त बच्चों को जो है शिक्षा का अवसर जो है वो उपलब्ध हो। तो ये जो है ये नियमित जो है बच्चे ताकि आ सके।
तो यहाँ पे जो है ना ये नियमित विद्यालय वाले जो बच्चे हैं ना, यहाँ पे सी ऑप्शन है, सॉरी। तो यहाँ पे जो नियमित विद्यालय वाले बच्चे हैं इसमें जो है वो निशक्त बच्चों को जो है वो निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर जो है वो उपलब्ध कराना होता है। तो किस रेगुलर स्कूल्स की यहाँ पे एग्जैक्टली बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पे हम बात करते हैं समेकित शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। तो भाई सीखने के किसी भी चरण पे सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां या संकेत करते हैं कि किसी भी तरह का सीखना नहीं हुआ, या फिर सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो कि संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला हो। देखिए सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक भी हो और शिक्षार्थी को जो है वो संतुष्ट भी करे, है ना। तो यहाँ पे सीखना उस वातावरण में ही प्रभावित हो सकता है जो कि संवेगात्मक रूप से सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और शिक्षार्थियों को जो है वो सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो सीखने के बारे में बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भाई कि मूल्यांकन जो होता है यानी कि असेसमेंट जो होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो है निर्णय लेना क्योंकि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए, यानी कि जो है वो जो है उनका प्रमोशन जो है उसमें प्रमोट किया जाए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, या फिर शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, या फिर शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें मूल्यांकन का मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि मुख्य उद्देश्य की, तो सीखने में जो भी होने वाली कमियां है ना इसको हमको क्या करना रहता है, निदान करना रहता है, उसको भाई वो निकालना है और उसका जो है वो उपचार भी करना है हमें, ठीक है। तो यही हमको उसका निदान और उपचार करना होता है, रेमेडियल टीचिंग जिसे हम कहते हैं, हम सब जानते हैं इसे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भाई शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों? देखिए क्योंकि भाई किस लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ये पूर्व पाठों को दोहराने या इसका जो है वो ये एक प्रभावी तरीका है, या फिर शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है, या फिर यह जो है वो किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है, या फिर नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। देखिए एग्जैक्टली जो शिक्षार्थी है वो किसी भी पाठ्य पुस्तक को पढ़ के सीख चुका होता है ना, तो उसकी जो पुनरावृत्ति है और प्रत्यास्मरण की जो शिक्षार्थियों की मदद है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नई जानकारी जो उससे होती है उससे जोड़ के सीखने में जो है वो ये समृद्ध बनाता है सीखने के लिए। तो यहाँ पे जो इसका डी ऑप्शन है यानी कि जो न्यू जानकारी है, न्यू उसके पास जो नॉलेज है उसको पूर्व जानकारी से यानी प्रीवियस नॉलेज के साथ उसको ऐड करना, जोड़ना, और इसी को जो है वो सीखने के लिए क्या होता है, ये समृद्ध बनाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, प्रत्येक शिक्षण व प्रत्यक्ष प्रश्न, या फिर विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो देखिए ये जो अपना सृजनात्मक का तात्पर्य क्या होता है, नवीन विचार, है ना, क्रिएटिविटी होती है जिसमें क्रिएटिवनेस हो, कुछ न्यू निकल के आए, है ना। तो यहाँ पे जो है वो नवीन विचार की जो स्वतंत्रता है वो वातावरण में ही आती है। जो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं ना उसी में ही आ सकता है। अगर आप स्पेसिफाई कर देंगे भाई 1 मार्क्स का है तो फिर वो 1 मार्क्स के लिए जो डॉट पर्टिकुलर एक वर्ड है वही लिखा जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। एक वाक्य के उत्तर में क्या लिखेगा बच्चा, जो उसका एक वाक्य का उत्तर है वही। मुक्त अंक वाले जो प्रश्न होते हैं, जो फ्री नंबर वाले, मतलब बोलते हैं ना कि 5 नंबर का कुछ है अपना क्वेश्चन, तो उसमें वो एक बार इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ें आती हैं, उसने उसमें अपना जो है वो सृजनात्मक नए विचार जो है उसमें ऐड करके उसमें लिखे। लेकिन अगर आप बोलोगे भाई 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो ये सृजनात्मकता जो है वो 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में देखी ही नहीं जा सकती है बच्चे के अंदर, ठीक है। तो सृजनात्मक उत्तर के लिए क्या आवश्यक है, छात्रों को जो है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जो पूछे जाएँ, ताकि बालक जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को नवीन आयामों के साथ जो है वो समावेशित कर पाए। तो यहाँ पे जो है वो क्रिएटिवली उस क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट कर पाएगा, किसके साथ, मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों के साथ, ना कि अत्यंत अनुशासित कक्षा और प्रत्यक्ष शिक्षण एवं विषय वस्तु आधारित प्रश्नों के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भाई कि शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किस लिए भाई, अधिक से अधिक पाठ्यगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए, यानी कि जो भी पाठ से रिलेटेड को-रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसमें हिस्सा लेने के लिए जो है वो उनको नहीं बोलना चाहिए, या फिर शिक्षक जो पूछते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, या फिर कक्षा के अंदर व बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएं, या फिर समूह कार्य में दूसरे शिक्षकों के साथ जो है वो शिक्षार्थियों के साथ जो है वो सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने।
देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे शिक्षार्थियों के लिए पूछा गया है, तो इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वे सब्सक्राइब कर लें, लाइक वाइक अगर कर देंगे बड़ा बढ़िया है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है, आंसर की बात अगर हम करते हैं तो एक शिक्षक को क्या चाहिए, एक शिक्षक को शिक्षार्थियों को कभी भी प्रश्नों के उत्तर याद रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उस प्रश्न के उत्तर को पढ़कर उसे समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? एग्जैक्टली देखिए शिक्षक को क्या चाहिए, शिक्षार्थियों को कभी भी प्रश्न के उत्तर याद रखने के लिए उसको प्रोत्साहित नहीं करना कि भाई तुमको रट्टा मार के आना है, तुम्हें ये प्रश्न के उत्तर आने ही चाहिए, ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, बच्चे को उस प्रश्न के उत्तर को पढ़ के समझ ले वो उसे, और समझ के उसका उत्तर दे पाए। यही सबसे बड़ी कला होती है जो एक टीचर, इसी को कहते हैं ना आर्ट। तो ये जो है वो टीचर एक बच्चे के अंदर जो है ये फीड कर सकता है ये चीज़। तो यही जो है इसका मेन, इसका एग्जैक्टली यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे दिया है कि भाई शिक्षक जो है वो, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करने, ये नहीं करना है। शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उत्तर याद करने के लिए उनको मोटिवेट वगैरह नहीं करना है, बाकी सब करना है। यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। और क्या क्या करना है, यानी कि अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी जो भी क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ है, क्लास रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें हिस्सा लेने के लिए बोलिए। भाई कक्षा के अंदर बाहर जो भी अधिक से अधिक प्रश्न पूछिए। और समूह कार्य यानी कि जो ग्रुप वर्क है, इसमें जो है शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से यानी कि पॉजिटिव रूप से जो है वो, एक्टिव रूप से जो है वो कोरिलेशन जो है वो करने के लिए, अंतःक्रिया करने के लिए कहा जाए। चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।